नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, वैदिक कालीन सभ्यता इसमें हम पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी। हमने देखा ऋग्वेद काल में सप्त सेंधव प्रदेश, जिसको पंजाब कहा जाता है, उस पंजाब वाले एरिया में या सप्त सेंधव प्रदेश में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र था ऋग्वेदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो आर्यों का विस्तार गंगा यमुना नदी का जो दोआब क्षेत्र है, जिसको उत्तर वैदिक साहित्यों में ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया है, वहां तक हो गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग आता है कि विदेह माधव ने अग्नि को धारण करके अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व की ओर आगे बढ़े और उस अग्नि से सब कुछ जला दिया। सब कुछ मतलब कि जो जंगल वगैरह थे, लेकिन सदानेरा नदी तक जाकर रुक गए। तो इसका ये मतलब होता है कि आर्यों का विस्तार सदानेरा नदी तक था, क्योंकि सदानेरा का इसमें उल्लेख आया है। सदानेरा ये बिहार में है, जिसको गंडक नदी भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ऋग्वेद काल में हमने देखा था कि राजा कबीलों का शासक होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि का ठीक ठाक विकास हो गया तो लोगों ने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया। और ये जो छोटे छोटे कबीले थे, ये बड़े जनपद में परिवर्तित हो गए। अब राजा जो थे वो किसी कबीले का शासक न होकर के एक बड़े प्रदेश का शासक हो गए। अब बड़े बड़े प्रदेशों पर शासन करने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के देवी उत्पत्ति का विवरण मिलता है कि जो राजा है उसकी उत्पत्ति ईश्वरीय आशीर्वाद, एक तरह से देवी उत्पत्ति, मतलब कि इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है, इसलिए राजा है। और शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनका ध्यान भी रखना है कि जो देवी उत्पत्ति का जो सिर्फ उल्लेख है, राजा की देवी उत्पत्ति का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। और जो राजा लोग, जब इनका राज्याभिषेक होता था तो इस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। एक अनुष्ठान है राजसूय यज्ञ का, देखेंगे हम कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं। राजा पर अब भी सभा और समिति का नियंत्रण है। हमने ऋग्वेदिक काल में देखा है कि सभा और समिति शासक पर नियंत्रण स्थापित करते थे, तो राजा पर नियंत्रण अब भी है सभा और समिति का। मतलब ये है कि राजा निरंकुश नहीं है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, या अथर्ववेद में कहा गया है। जो सभा है उसके लिए नरिष्ठा शब्द प्रयोग किया गया है। नरिष्ठा मतलब कि जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय, इसके लिए नरिष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। ये सभा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि इसमें जो निर्णय हो गए उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और अथर्ववेद में ही विश्व द्वारा राजा के चुनाव का भी वर्णन मिलता है। जो विश्व की प्रजा है वो राजा का चुनाव करती है। शासन इस समय का देखोगे तो मुख्य रूप से राजतंत्र ही था, लेकिन गणतंत्र के भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं इस समय। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल ये सबसे ज्यादा विकसित राज्य थे। इनको आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में इनको वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। कुरु राज्य का निर्माण होता है पुरु और भरत जो कबीले थे इनके मिलने से होता है, और पांचाल राज्य का निर्माण होता है तुर्वस और पृवी के मिलने से। और फिर आगे जाकर के ये जो कुरु और पांचाल है ये शक्तिशाली राज्य बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण में और छांदोग्य उपनिषद में कुछ दार्शनिक राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। मतलब जो राजा है वो दार्शनिक भी है। जैसे कि विदेह के राजा जनक, ये एक दार्शनिक राजा थे।
काशी के शासक थे अजातशत्रु, ये भी एक दार्शनिक शासक थे। पांचाल के प्रवाह जबालिनी, ये भी एक दार्शनिक शासक है। केकई के अश्वपति, ये भी एक दार्शनिक शासक है। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा यज्ञ किए जाते हैं, जिनका उल्लेख गोपद ब्राह्मण में मिलता है कि इन राजाओं द्वारा कौन कौन से यज्ञ किए जाते हैं। तो इसमें पहला आता है राजसूय यज्ञ, और इनके बारे में भी परीक्षा में कई बार प्रश्न बनते हैं। तो राजसूय यज्ञ है वो राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। जब राज्याभिषेक होता था उस समय राजा राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। आपने अगर महाभारत वगैरह में देखा होगा तो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं विजय के बाद। इस राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का जो वर्णन है वो शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। तो पहला हो गया राजसूय यज्ञ। दूसरा होता है अश्वमेध यज्ञ। ये आपने अगर रामायण में देखा होगा कि राम वनवास से आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हो जाता है उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जो राजा होता है वो यज्ञ करता है और एक घोड़ा छोड़ा जाता है उसमें। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था ये माना जाता है कि ये क्षेत्र अब उस राजा का है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, और जो घोड़ा छोड़ा है अश्व उस यज्ञ के बाद उस राजा के अधीन ही ये क्षेत्र है। तो कई बार क्या होता है कि किसी शक्तिशाली राजा के क्षेत्र में चला जाता था वो घोड़ा, तो जिस राजा के क्षेत्र में जाता था वो फिर उस अधीनस्थता को स्वीकार नहीं करता था। इसके बाद में कुछ युद्ध भी होते थे। अश्वमेध यज्ञ के बाद कुछ युद्ध होते थे। अगर कोई शासक मना कर देता कि हम आपके अधीन नहीं है तो फिर इसमें युद्ध होता था, और जो राजा जीतता था फिर उसके अधिकार में वो क्षेत्र होता था। तो ऐसा नहीं कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूम के आ गया और वो राज्य आपका हो गया। कई बार उस घोड़े का जिस क्षेत्र से गुजर जो घोड़ा है जिस क्षेत्र से गुजरता है वहां का शासक इसको चुनौती भी देता था। तो अश्वमेध यज्ञ ये भी राजा द्वारा राज्याभिषेक के बाद होता था सामान्यतः। एक तरह से इसका उद्देश्य होता है कि दिग्विजय कर रहा है वो राजा, मतलब चारों दिशाओं में जहां जहां तक वो घोड़ा जा रहा है वहां तक उस राजा की विजय मानी जाती थी। इस अश्वमेध का यज्ञ पुलिकेशिन प्रथम का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें भी मिलता है, और इसका विस्तार से वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। आखिरी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इन्होंने आखिरी बार अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर आता है तीसरा वाजपेयी यज्ञ। इसमें जो शासक होता था वो रथ दौड़ एक प्रतियोगिता होती थी, उसका आयोजन किया जाता था, और इसमें पृथ्वी की पूजा भी की जाती थी। इस आयोजन में इस प्रतियोगिता में राजा एक रथ पर सवार होता था और उन रथों की दौड़ होती थी। बाकी और भी उनके जो मंत्री संतरी वगैरह सेनापति ये भी उस रथ दौड़ में भाग लेते थे, और उसमें राजा जीतता था। हमेशा राजा ही जीतता था क्योंकि बाकी तो मंत्री संतरी तो जीत नहीं सकते, जानबूझकर वो राजा को जिताते थे। ये वाजपेयी यज्ञ होता था। अगला इसमें होता था अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी अग्निष्टोम यज्ञ में। इसी तरह का एक और यज्ञ होता था पुरुषमेध यज्ञ, जिसमें माना जाता है कि पुरुष की बलि दी जाती थी। एक यज्ञ होता था शुलगव। शुलगव यज्ञ में होता था कि ये शिव के लिए किया जाता था, रुद्र को प्रसन्न करने के लिए। और माना जाता है कि ये जो शुलगव यज्ञ है सबसे पहले अश्वत्थामा ने किया था भगवान शिव के लिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजाओं के राज्य और उनकी उपाधियों का वर्णन मिलता है कि किस राजा की क्या उपाधि होगी। तो जो राजा पूर्व के शासक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही, जो पूर्व के शासक है उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था, और जो शासक है उसको सम्राट कहा जाता था।
जो पूर्व का राज्य है उसको साम्राज्य कहेंगे और शासक को सम्राट कहा जाएगा। जो पश्चिम के राज्य थे उनको स्वराज कहा जाता था और शासक को स्वराट कहा जाता था। राज्य को कहा जाता था स्वराज्य और शासक को कहा जाता था स्वराट। जो उत्तर के राजा राज्य थे उनको वैराज्य कहा जाता था और वहां के शासक को विराट कहा जाता था। और ये जो वैराज्य है, यहाँ का शासन के बारे में कहा जाता है कि जनता स्वयं शासन को चलाती थी। मतलब यहाँ कोई विशेष व्यक्ति कोई राजा नहीं होता था, जनता शासन चलाती थी। लेकिन जो प्रतिनिधि होता था उसको विराट कहा जाता था। दक्षिण के राज्य को भोज्य कहा जाता था और शासक को भोज्य या सर्वराट कहा जाता था। राज्य को कहा जाता था भोज्य और राजा को कहा जाता था भोज। भोज या इसको सर्वराट भी कहा गया है। और जो मध्य देश था, यहाँ के राज्य को राज्य ही कहा जाता था और शासक को राजा कहा जाता था। ये क्षेत्र के राज्य और उनके शासकों की उपाधियां है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। जो राजा होता था उसके कुछ उच्चाधिकारी होते थे, सभासद वगैरह, और उसके सहयोगी लोग होते थे। उनको रत्नी कहा जाता था, रत्नी या रत्नीन। जब राज्याभिषेक होता था उस समय ये रत्नीन या रत्नी जो लोग होते थे, जो पदाधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी, ये उस समय राजा के पास उपस्थित होते थे जब राजा का राज्याभिषेक होता है। शतपथ ब्राह्मण में इन 12 रत्नीनों के नाम मिलते हैं। राजा को मिलाकर के कुल 12 लोग होते थे जो उच्च अधिकारी होते थे। इनका वर्णन कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। तो जो रत्नीन है उसमें पहला तो राजा ही हो गया, दूसरा होता था पुरोहित। तीसरा होता था सेनापति या सेनानी कहा गया उसको। चौथा राजकुमार या जिसको युवराज भी कह सकते हो। और पांचवा होता था जो महारानी होती थी जिसको महिषी कहा गया। महारानी जिसको पटरानी भी कहा जाता है, महिषी भी कहा जाता है। फिर आता है इसमें सूत जिसको सारथी भी कहा जाता है, और ये जो रथ सेना होती थी उसके नायक भी होते थे। ये पांच हो गए: राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज और महारानी। ये सारथी होता था मुख्य रूप से, और रथ सेना का प्रधान भी होता था। रथ सेना का नायक कह सकते हो, प्रमुख कह सकते हो। फिर आता है ग्रामणी। ग्रामणी होता था जो गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। एक होता था छता जिसको क्षत्रिय कहा गया है। ये जो राजमहल होता था उसका रक्षक होता था जिसको प्रतिहारी भी कहा जाता है। मतलब सिक्योरिटी का काम करता था ये।
छता और कहीं कहीं पर छतरी भी मिलता है। ये रक्षक का काम करता था, खासकर महल का। महल का रक्षक होता था ये। एक अधिकारी और था संग्रहिता, जिसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। संग्रहिता इसका नाम था, ये होता था कोषाध्यक्ष। इसके अलावा होता था एक भागदूत। भागदूत होता था एक तरह से वित्त मंत्री आप इसको कह सकते हो, या कर अधिकारी कह सकते हो। कर अधिकारी या वित्त मंत्री, दोनों एक ही होते हैं। एक होता है अक्षवाप। अक्षवाप जब राजा पासे खेलता था तो ये राजा का सहयोगी होता था, पासे खेलने वाला व्यक्ति होता था। जब पासे का खेल खेला जाता था उसमें ये राजा का सहयोगी होता था। 12वां इसमें होता था पालागल। ये राजा का मित्र होता था। राजा का मित्र होता था और राजा के अगर कोई गोपनीय संदेश होते थे ये उनको भी भेजता था। आप कह सकते हो कि राजा का विश्वसनीय मित्र होता था, जिसको ये गोपनीय संदेश इसके हाथ में सौंपता था, ताकि ये उनको गोपनीय रूप से कहीं पहुंचा सके। तो ये था उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। किस तरह के राजा के किस तरह की स्थिति थी, उसके सहयोगी कौन थे। आगे की क्लासों में हम देखेंगे वहाँ की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।